दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं सुबह 11 बजे पीटी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व किया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रकाशन है उसकी आपकी मैथन क्लासें भी आपको दी जा रही हैं, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो या आपकी स्ट्रैटेजी के हो या हिंदी की क्लासें हों या जीके स्पेशल है, हर चीज़ आपको यहाँ पर कवर कराई जा रही है। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है। टेलीग्राम आपका देव जी के ट्रिक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब में जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं वो सभी क्लासें आप लोग यहाँ पर डेली का डेली देखते रहिएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद हमने क्लास आज रखी है जो आपकी समान जागरूकता आप लोगों के सिलेबस में 10 नंबर की है। तो वो एक मिनी मैराथन के रूप में आपकी होगी, लगभग दो घंटे से और कम ही आपको रखेंगे। उससे पूरा का पूरा आज समान जागरूकता भी आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के तुरंत बाद, है ना। तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। और इसके बाद कल से जो की क्लासें एक बेहतर और सीक्वेंस के साथ चलने वाली हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज और आपकी चैप्टर वाइज कवर कराने वाले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आवाज़ आ रही है ना, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। बार बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन आ गया डी नंबर है। सर ये आद्य ऐतिहासिक युग की है। याद देखिए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और सर ये सभ्यता जो आपकी है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यानी ये जो आपकी सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर इस युग में देखा जाए तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन हुआ था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे में आते हैं। चलिए बहुत अच्छे, वेलकम है, स्वागत है। लाइव क्लास का आज आनंद लेना है। कह रहे सर गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत में सबसे पूरब में स्थित आपका जो जनपद था वो कौन था, चंपा था। क्या था, सबसे पूरब में। अगर आपसे पूछे सर कि सबसे पूरब जो आपका था वो आपका कौन था, तो आपका चंपा या अंग राजधानी थी। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पूछा गया है गोदावरी, यानी सर ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। सबसे दक्षिण में स्थित जो महाजनपद था सर वो आपका देखा जाए गोदावरी के तट पर ही था। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सर अस्मक था। यानी सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। अभी आपको एक नोट्स भेजने वाले हैं, एक नोट्स आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे, जिसमें से आपके महाजनपद को आप मैप में देख लेना है और मैप में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा, रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना सर। तो याद रखिए गोदावरी जो कि आपके दक्षिण भारत में कभी पूछा जाता है कि सर दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो आपका है कौन था, तो ये आपका अस्मक था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अवंती अपने आप में क्या होती थी, सबसे महान और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्नलिखित में से कौन था। चलिए जवाब देना है। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिएगा। चलिए सर प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया ये आपका था कौन, तो सर 3 का ऑप्शन बनेगा सर ये आपका है डेरियस प्रथम है। कौन है, तो आपका डेरियस प्रथम। ये देखा जाए ईस्वी पूर्व की बात है, यानी ये सर जी 522 से लेकर देखा जाए तो आपके 486 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, कितने से, तो आपके देखा जाए तो सर जी ईस्वी तक आपका रहा, ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ईस्वी तक आपके फारसी साम्राज्य का संस्थापक रहा है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित को कार्यक्रम में से आपको सुमेलित करना है। सर जी कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही है। हमने कहा सर जी आपको यहाँ पर एक याद रखना है, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। क्या करें, तो सर जी आप कहेंगे गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, सूंघ लो महक। तो सर जी अब आपको बता देना है कि कौन सा राजवंश पहले आया। गुस्से हो जाएगा सर जी गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश को हम बोलते थे दास वंश। तो यहाँ पर याद रखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और लास्ट में आया था कौन, तो भैया वो जो मुगल साम्राज्य आ गया था। यानी अगर हम 4 की क्रम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये इलबारी तुर्क, है ना। अब आप कहेंगे सर ये ऑप्शन मिला नहीं है। याद रखिए गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश के अधिकतर जो शासक रहे हैं वो सब इलबारी कबीले के रहे हैं सर, इसलिए इसको इलबारी युग भी कहते हैं या इलबारी वंश भी कहते हैं। तो इसलिए याद रखना है इलबारी को ही दास कहते हैं, इलबारी को ही गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो आपके रहे सब गुलाम ही रहे हैं, यानी यहाँ के इलबारी कबीले के रहे हैं। तो सर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा बन रहा है, डी वाला, जिसका ऑप्शन आ गया बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, क्लियर है ना, अब तो गड़बड़ नहीं होगा ना। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन में। कह रहे शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है।
साथ ही ये बताना है कि शेर शाह का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है, 5 नंबर आपसे कह रहा है। और ये एग्जाम 2023 में भी आपका पूछा गया है। हमने कहा भी है कि कुछ कठिन ऐसे ही क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ तो आपके बीच में सरल भी कर दिए गए थे। सर शेर शाह का मकबरा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर सासाराम है। सासाराम कहां पर है? सर ये आपके बिहार में है। अगर मैं आपसे पूछे कि सर सासाराम का जो मकबरा है वो आपके देखा जाए दो शैली में है। अपने इंडियन शैली में तो है ही है, फारसी शैली में, अफगानी शैली में। तो यानी अफगानी और हिंदुत्व शैली में बनाया गया ये अष्टकोणी मकबरा है। कैसा है? तो अष्टकोणी मकबरा है, यानी इसकी जो डिजाइन की गई है मकबरे की वो 8 कोणों में आपका डिजाइन किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर, याद रखना है, ठीक है ना। ये हिंदू मुस्लिम का जो संयुक्त रूप से स्थापत्य शैली का बनाया हुआ ये मिश्रण आपका सुंदर उदाहरण है, साथी याद रखना है। क्लियर हो गया है? तो चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, कह रहे हैं इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और कह रहा है सर इनाम कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी। इनाम कमीशन आपसे पूछा गया है। यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर इनाम कमीशन जो आपका है ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर दिया गया है। जवाब लगा दीजिए ए नंबर। सर ये आपकी 1852 में की गई थी। कब? तो आप कहेंगे सर 1852 में कौन था, तो आपको याद होना चाहिए सर 1852 में था डलहौजी। कौन था? डलहौजी जो आपका था, इस समय डलहौजी था, शासन कर रहा था अपने भारत में, है ना। और 1852 में यहाँ पर किया था इनाम कमीशन, यानी भूमि रहित जो आपके जागीरों का पता करके उनको छीन लेता था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया जिस इसका उद्देश्य ये था कि भूमि कर रहित जो जागीर है इनका पता करो और उनको अपने में से उनकी छीन लो जगह जो भी हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन मिलान करने के लिए आपको मिलेगा कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। 7 नंबर दिया है। तो सर जी पूना में है तो ऑप्शन डी लगाइए सर, आपके तिलक हो जाएंगे। यानी सर जी बात करते हैं कब की बात है, तो ये अप्रैल की बात है। 28 अप्रैल, क्या है 28 अप्रैल, यानी इसको याद रखिएगा ये 28 अप्रैल, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। तो याद रखिए 28 अप्रैल जो आपका है। और ये बात करते हैं 1916 में, तो 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया था। तो सर जी यहीं पर देखा जाए एनी बेसेंट तो आपकी थी, तो एनी बेसेंट ने किया था सितंबर में। कब किया था? तो आपके सितंबर में जो किया था 1916 में ही किया था। और वो जो किया था सर किसने, तो आपके एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट तो कभी कभी आपको मिलान करने को आए तो आपको ये सितंबर और अप्रैल आपको याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। यहाँ पर बताना है। अरे सर जी इनाम कमीशन हमने तो बताया कि इसका उद्देश्य था कि भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनसे छीनना था। ये था, हमने बताया। आप सो रहे हैं क्या भाई? और नहीं भी आता है तो गूगल करिएगा, बाकी हमने तो आपको पहले ही बताया है। अरे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। एकमात्र अधिवेशन था ये बेलगांव अधिवेशन है। कब किया था सर? 1924 में किया था। बेलगांव कहाँ पड़ता है सर जी? आपके कर्नाटक में पड़ता है ना। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है सर जी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। चलिए द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, यानी 9 नंबर दिया है। और 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जर्मनी है। यानी आपके सुभाष चंद्र बोस के जो संबंध रहे हैं वो जर्मनी से बहुत ही प्यारे प्यारे रहे हैं। यानी आपका जो आंसर है सर वो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जर्मनी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये आपकी कब किया था? तो आपके देखा जाए तो 1941 कब हो जाएगा? 1941 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो देश रत्न दिया गया था, उपाधि दी गई थी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर ये किसने दिया था? तो साथ ही ये आपके महात्मा गांधी हैं। भारत रत्न की बात नहीं हो रही है जो आप सोचो भारत रत्न 54 में स्टार्ट हुआ, इनको पहले से कहा गया। सर जी भारत रत्न नहीं है, देश रत्न लिखा है, ठीक है ना, गड़बड़ी न करना। देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखना है। इनको देश रत्न कहा जाता है और सर इन्हीं को आजाद शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को आजाद, जो आपके आजाद शत्रु हैं वो भी कहा जाता है, याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछे कि सर जी आजाद शत्रु किसको उपाधि दी गई है या देश रत्न किसको कहा गया है, तो सर याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था, जो कि आपकी किसने, तो गांधी जी ने यहाँ पर दिया था, याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया था वो आपके कहाँ की, तो बारदोली चंपारण के समय वहां की जो महिला थी वहां पर दिया था, याद रखना है। क्लियर है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दिया था। इस सब बातों को याद रखिए, कॉपी में नोट करिएगा ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सर सूर्य ग्रहण कब होता है? हमने कहा सर जी शाम को निकलता है चांद। क्या निकलता है? चांद। और सर जी समा बंधती है सुबह सुबह। आपके यहाँ पर जब होता है गांव में क्या होता है? नौटंकी या होता है रासलीला।
तो सब रात भरोगी रासलीला, लेकिन सुबह बजेगे डीजे और गाने, है ना, रिकॉर्डिंग चलेगी भयंकर, यानी कहते समा बंध गई। तो सर जी समा हो गया, और समा होती है सुबह, यानी सिंपल सी बात है। एक ट्रिक को याद रखना है, पहली ट्रिक कि शाम, और शाम को निकलता है चंद्रमा। क्या निकलता है? चंद्रमा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो भैया चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब आपका होता है सूर्य ग्रहण। सीधी सीधी एक बात, नो बकवास। यानी सर जी सूर्य ये है, हमने अर्थ को यहाँ पर ए मान लिया है, और भैया ये आपका मून है। सीधी सीधी बात है। 11 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। सर जी जब आपको यहाँ पर मालूम है, जब आपके सूर्य ग्रहण होता है तो अधिकतर आप लोग नहाने जाते हैं गंगा नहाने, और जब गंगा नहाने जाते हैं तो पूरी तरीके से आपको खिला हुआ मिलेगा सूर्य भी, और आपको यहाँ पर सुबह ही आपको देखकर जाते हैं, और वो अमावस्या होती है। रात में गंगा नहाने बहुत कम जाते हो, लेकिन वहां पहुंच जाते हो तो सुबह हो जाती है लगभग 3-4 बजे, है ना। तो हमने कहा सर ये अमावस्या हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। और पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा होती है रात में, और रात चांदनी रात होती है, यानी आप कहेंगे सर चंद्र ग्रहण, यानी आपका पूर्णिमा हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे 2 ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है वो आपके हैं कौन? चलो बताइए भाई, ऐसे 2 उपग्रह बताना है जिनके ग्रह ही नहीं है। बाकी तो आपको बताया गया है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह हो गए हैं वो सर जी किसके हो गए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो हो गए हैं वो किसके हो गए हैं, आपको बताना है। चलिए हमने कहा सर 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के कोई भी चांद नहीं है, ऑप्शन बी बनेगा। हम अगर पूछे सर जी सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं, तो शनि के सबसे ज्यादा हो गए उपग्रह। ठीक है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। बृहस्पति अब सेकंड स्थान पर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 13 देना है। आपका जो आंसर बनेगा साथी वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है, आपका जो आंसर बनेगा साथी वो आपका कौन हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये कंफ्यूज कर देता है, अगर आपने डाटा को सही से नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज भी कर देगा सर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। हमने कहा सर 13 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर, है ना। ये कितना है? ये व्यास है सर जी, याद रखना। व्यास यानी कि पूरी पृथ्वी आपकी जो है ये पूरा व्यास आपकी त्रिज्या की बात नहीं हो रही, 12,800 किलोमीटर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय ले लेता है? सर और कोई जानकारी हमको नहीं है भैया, है ना। हमें जानकारी सिर्फ एग्जाम की जो पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी है, बाकी की जानकारी नहीं है भैया, है ना। क्वेश्चन दिया है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेगा? 14 नंबर दिया है सर जी। ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड होता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड है, यानी सर जी ऑप्शन सी नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? जो शनि है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है? 15 नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पर देना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर शनि की बात हो रही है, यानी जो शनि है वो सूर्य की परिक्रमा करने में समय जो लेता है वो लेता है सर जी 29.5 वर्ष। कितना लेता है? 29.5 वर्ष का समय ले लेता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। पृथ्वी जो आपकी होती है वो भैया सूर्य का चक्कर एक ही दिन में लगाती है, 24 घंटे में, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं सर जी गेट जो आपका इसका अभिप्राय क्या है? यानी सर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म जो आपका है 16 में वो आपका होगा क्या? चलिए जवाब की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है 16 नंबर में वो आपको क्या बनेगा? सबका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी पूछा जाता है। सर यहाँ पर 16 नंबर है, जवाब लगभग शामिल है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी ये सर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे को सुधारने के लिए शुरुआत हुई थी। ये जो गैट संस्था आपकी है सर 1948 में, कब है? तो आपके 1948 में ये आपका गैट के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा, बी बनेगा, जनरल वाला बनेगा। ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत की गई थी? साथ ही यहाँ पर दिया है जवाहर रोजगार योजना, यानी सर देखा जाए तो ये आपकी योजना है, आगे चल के यही आपकी रोजगार गारंटी योजना आपकी हो गई, यानी इसका नाम परिवर्तन होता रहा। सर यहाँ पर 17 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सर 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये आपका है। हम आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे और पूरा बेसिक से पढ़ा देंगे, ताकि पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी समस्या होती है वो समस्या आपकी नहीं होने वाली है। तो हम आपको बेसिक वीडियो बना देंगे, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा।
सर अगला पॉइंट आपके सामने है, कह रहा है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। साथी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो सेशन में लाइक की संख्या थोड़ा सा कम है, तो साथी जितने भी साथी यहाँ पर आ गए हैं एक बार सेशन में लाइक की संख्या को भी बढ़ा देंगे, थोड़ा मन खुश हो जाए और आप भी यहाँ पर खुश हो जाएं। सर नरसिम्हन समिति है और हमने एक बार नहीं कई बार बताया है नरसिम्ह यहाँ पर होते हैं और सर बैंकिंग से सुधार है, यानी आप कहेंगे सर नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग क्षेत्र से है। जवाब आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। साथी याद रखना है ये समिति आपकी आई थी 1991 में, ये समिति जो आपकी आई थी 1991 में ये समिति आई थी ताकि बैंकिंग की व्यवस्था को थोड़ा सही किया जा सके, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया है कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा क्या घोषणा की गई थी, ये बताना है। आपका आंसर क्या है। सर एक टॉपिक, भैया टॉपिक हमने काफी कवर करा दिया है ना, आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है साहब जी, आप प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर अच्छे अच्छे टॉपिक हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रेटेजी के कवर करा दिया है ना। लगभग टॉपिक हमने कवर करा दिया है, हम बहुत आपके एडवांस चलते हैं, हम बहुत एडवांस चलते हैं। हिस्ट्री के आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर करा दिया है, स्टैटिक जीके के आपके लगभग कवर करा दिया है ना। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर 8 नवंबर की बात है, 8 नवंबर को हुआ था विमुद्रीकरण, हुआ था 500 और 1000 की नोटों का हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। करंट अफेयर भी आपको डेली का डेली हम आपको पहले पढ़ाते चले आ रहे थे, है ना। यानी कि आप अगर 10 दिन बाद पढ़ोगे तो लगेगा अरे सर जी ये तो हम देव सर के पास पहले से ही पढ़ के आ गए थे, यानी देव सर के पास रहेंगे, अपडेट भी रहेंगे और साथ में यहाँ पर जो आपके चाहे थ्योरी हो चाहे आपकी बेसिक वाली क्लासेस सब मिल जाएंगे। देखो पहला मानव विकास सूचकांक है किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया। सर 20 नंबर का ऑप्शन लगा दीजिएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा महबूब उल हक हैं। ये कहाँ के थे तो सर ये पाकिस्तान के हैं, नल्ला पाकिस्तान के हैं, यानी सर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो औसी शक्तियां हैं किसको प्रदान की गई हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कह रहे सर 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो औसी शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं। 21 की अगर बात करते हैं तो आप आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको ये बताना है ना, अब आपको ये बताना है सर 1935 के समय में आपका था कौन। चलो हाँ यहाँ पर 1935 है, 1935 के समय आपके थे कौन। कह रहे सर संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। सर जी था कौन इस समय, बस ये बात तो आ रही, था कौन। तो आप कहेंगे सर 1935 के समय केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों को विभाजन 3 सूचियों में किया गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें से कुछ आपातकालीन उपबंध जो किए गए थे वो शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी, यानी जो औसी शक्तियों में है वो आपकी गवर्नर जनरल। सर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, अरे हमने कवर करा दिया है लेकिन 1 अगस्त से फिर पढ़ाने वाले हैं, यानी हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज करवा दिया है, आप लोगों की हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट करवा दिया है ना। लेकिन 1 अगस्त से फिर से आपको हम रिवाइज कराना शुरू कर देंगे। तो आप ये ना सोचिए कि हम देर में जुड़े हैं क्या चैनल से, देर में जुड़े हो तो क्या हुआ, समय आपके पास बहुत है। यहाँ पर 1 अगस्त से फिर से आपकी नई क्लास है, यहाँ पर आपकी बेसिक वाले फिर से शुरू करेंगे, है ना, टेस्ट लाइव होंगे। देखो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, यानी जब संविधान सभा बनी थी तो इनके सदस्यों का निर्वाचन जो किया गया था वो सर कैसे किया गया था। वेलकम है, यहाँ पर 22 नंबर है, जवाब लगभग आ गया है। सर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनता में, है ना, कितने 10 लाख जनता में एक आपका प्रतिनिधि चुना गया था, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी अगर भैया भारत में एक ऐसा भी रूल इनमें से आपका है इन चारों ऑप्शन में कि भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो याद रखना है यहाँ पर दिया है परित्याग करने पर, पर्यावसान करने के लिए, वंचित किया, इनमें से कौन, है ना, क्या हो जाएगा। हमें तो नए लग रहे हो लेकिन अभी के नहीं, इसके पहले भी आप हमसे जुड़े रहे हो, है ना, इसके पहले भी आप जुड़े रहे हो काफी पहले, है ना। यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त में से सभी, तो हमने कहा सर जी 23 नंबर दिया है तो 23 को ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारत की नागरिकता तब आपको त्यागना पड़ेगा परित्याग करने पर, पर्यावसान करने में, वंचित किए जाने पर। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो आपको प्रदान करता है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 19 है, सर जी ये कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो साथ ही नोट कर लेना है। आपका जवाब ये हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितनी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखना 6 प्रकार की, जिसमें पहला आपकी अभिव्यक्ति की है, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, संचरण करने की यानी घूमने की, निवास करने की, व्यापार करने की, है ना।
तो हमने कहा सर जी इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। हमें पहचाने में गलती तो नहीं हो सकती है ना, कि कौन कितने दिनों से जुड़ा है, यानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप हमेशा लाइव क्लास रहते हैं तो हमको पता रहता है। देखो दिया गया सर जी निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है, यानी आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण यानी उसके बचाव की जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है। तो आप कहेंगे सर ये सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय है, और इस बार को एक क्वेश्चन छपना भी है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का दायित्व आपके सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है आर्टिकल नंबर आपका 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को दिया गया है 226 के तहत, और इन सब का प्रयोग आपके रिट के माध्यम से होगा। रिटों की संख्या आपकी 5 होती है, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का जो टीका है ये लगाया जाता है किसके लिए लगाते हैं बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर है, और 26 की अगर हम बात करते हैं साथ ही तो आपका आंसर होगा क्या। देखो हम आपसे प्रयास करते हैं कि आप ही क्वेश्चन का जवाब दें, है ना, आप ही क्वेश्चन का जवाब दें, है ना। नहीं तो हम चाहें तो थोड़ा सुपर फास्ट भी पढ़ा दें, लेकिन प्रयास करते हैं कि आप सोचने की आपकी क्षमता बढ़े। इसीलिए हम यहाँ पर आपको लिख लिख कर आपको बताते रहते हैं ताकि आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़े, आपकी मेमोरी में स्टेप बाय स्टेप छपे। नहीं तो छपा तो किताब में भी है, छपा तो भैया किताब में भी है, जो सब कुछ आपका है किताब में मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है थोड़ा सा हम क्या है क्वेश्चन में समय दे देते हैं। सर बीसीजी टीके किस रोग के लिए है, जवाब आ गया है 26 नंबर में। ये सर जी होता है 6 रोग, यानी सर जी जो आपका टीवी आपका होता है, टीवी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगता है। यानी सर जी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आपका बनेगा कौन है, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही नोट कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा अगर किसी को हो जाता है खसरा, क्या हो गया, अगर किसी को हो गया खसरा, और जब खसरा हो जाएगा तो भैया खसरा के लिए एक टीका होता है ना, वो टीका होता है रूबेला। क्या होता है, रूबेला का लगता है टीका, रूबेला का टीका लगता है, ठीक है ना। और टिटनेस हो जाता है तो टिटबैक आपका होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पोलियो तो जानते हो, ओरल वैक्सीन जो आपकी लगाई जाती थी। सर डायोड वह युक्ति होती है जो धारा को क्या करती है, चलिए बताइएगा। हमने कहा सर जी डायोड आपने सुना जरूर होगा। डायोड का जो काम होता है सर वो क्या होता है कि एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यानी डायोड लगाए जाते हैं वो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है, कौन सा इनमें रेडियोधर्मी नहीं है। यानी सर अगर हम बात कर लेते हैं रेडियोधर्मी की तो आपका जवाब हो जाएगा कौन है, तो यहाँ पर देखें यूरेनियम है सर, आपका फ्रांसियम भी है और आपका थोरियम है। लेकिन लेड आपने नहीं सुना होगा, सुना है आपने, नहीं सुना है ना। यानी कि जो आपका लेड है रेडियोधर्मी नहीं होता है, तो ऑप्शन आपको बी देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाइक्रोम जो आपका है किसका मिश्र धातु है, यानी नाइक्रोम जो आपका बना होता है ये किन दो चीजों का बना होता है। तो साथ ही याद रखना है निकिल और क्रोमियम का होता है, मजबूत होता है जो आपका नाइक्रोम आपका होता है, निकिल और क्रोमियम का होता है। सर जी ना नल यहाँ भी है और का यहाँ भी है, तो ऐसे याद रखना है निकिल और क्रोमियम, है ना। ना से निकिल और का से सर जी क्रोमियम, क्लियर है। तो ऑप्शन बन गया ए नंबर है। अगला है वयस्क मनुष्यों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, वयस्क मनुष्यों में मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है, ये बताना इसका आंसर क्या है। तो सर जी यहाँ पर 30 की बात कर लेते हैं तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 1336 ग्राम, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो सर जी महिलाओं में भी होता है क्या इतना, कहते हैं ना महिलाओं में दिमाग कम होता है ना, दिमाग नहीं मस्तिष्क भार की बात हो रही है। सर जी महिलाओं की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी महिलाओं में जो आता है ये महिलाओं का है, कितना है, ये है आपका महिलाओं का दिमाग है, याद रखिएगा मस्तिष्क का भार है, मस्तिष्क की बात हो रही है, दिमाग की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और आपको बताना है। सर जी अगर तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो बनता क्या, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और जो क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है उसको हम आपको पूछेंगे। सर जी तांबा और जस्ता को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक बार कमेंट करेंगे साथी। और अगर हम तांबा और टीन को मिला देते हैं सर जी तो आपका क्या बनता है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलो और इसका भी बता दीजिए, वैसे इसका नहीं बता पाओगे, हम ही आपको बताएंगे। लेकिन याद रखना तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो भैया आपको मिलता है पीतल, क्या बनता है, पीतल बनता है, पीतल। याद रखें तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो पीतल बनता है, और सर जी तांबा और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, कांसा, ठीक है कांसा। सर जी एंटीमनी, और जो तांबा और टिन के साथ जब एंटीमनी बना देते हैं तो बनता है ब्रिटेनिया 50-50 वाला, पढ़े हो ना, ब्रिटेनिया क्या बन जाता है, तो सर जी ये होता है ब्रिटेनिया, इसे होता है, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रोदय का संविच्छेद करना है। आपको हिंदी पढ़ाई गई है सर, चंद्रधन उदय है और चंद्रधन उदय है, यानी सर 56 को ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, चंद्रधन उदय, यानी सर ऑप्शन आपका बी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है सर जी। यहाँ पर देखा जाए ओ की मात्रा है, यानी सर ये गुण संधि है, तो ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है सर अवनि शब्द का विलोम क्या होता है।
अवनी शब्द का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है सर अवनी का विलोम क्या बनेगा। अवनी का विलोम पूछा है, अवन मतलब होता क्या है, तो आप कहेंगे सर अवन दिया गया है, यानी देखा जाए तो 57 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा अवन मतलब पृथ्वी होता है और इसका विलोम सर जी अंबर होता है, यानी सर जी ऑप्शन ए नंबर अंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है अरंड का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, चलिए बताना है सर अरंड का जो पर्यायवाची होता है वो आपका क्या होता है, तो साथ ही यहाँ पर देना है जवाब। अरंड मतलब होता है क्या, तो दिया है कानन। सर जी आपका जवाब फर्स्ट हो गया, कानन विपिन कांतार वन, है ना, ये सर वन के होते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल चिपका दीजिएगा ए नंबर के साथ। क्वेश्चन दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि मन को आकर्षण करने वाला, मन को आकर्षण करने वाले को क्या कहते हैं, यानी सर 59 दिया गया है और 59 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर मन को आकर्षण करने वाला यानी हृदय ग्राही कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय ग्राही कहते हैं। लगाइएगा ऑप्शन आपका बी नंबर है। हितैषी मतलब होता है सर जी भला चाहने वाला। सर जी हम आपको कितनी बार समझाएं कि आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। हितैषी यानी कि आपको कितनी बार पढ़ाया है, हितैषी मतलब आपका होता है जो क्या होता है, जो हित चाहता है, क्या चाहता है, हित चाहता है। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानना है, यानी सर पुल्लिंग दिया गया है, मोरनी कैसी है, बेटी कैसी है, घोड़ी कैसी है, सर शिक्षक, शिक्षक ऑप्शन आ गया है, डी नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हुमायूं नामा किसने लिखा है, हुमायूं नामा किसने लिखा है ये बताना है। चलिए जवाब देना है हुमायूं नामा जो लिखा है वो सर किसने लिखा है। चलो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, है ना, हुमायूं नामा इनकी सौतेली जो आपकी बहन थी गुलबदन बेगम थी, यानी सर जी आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फिरदौसी जो आपकी है ये लिखा है शाहनामा, है ना, अगर पूछे सर जी शाहनामा तो आपकी फिरदौसी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है, चलिए बताना है ये भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो क्या कहलाती है। 82 नंबर में जवाब देखो आ गया है लगभग सभी ने। हमने कहा सर भारत और चीन दिया है, यानी सर ये मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर मिलेगा साथी, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया क्या अभी, है ना, अभी नहीं पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है, तो भैया कभी न कभी तो पढ़ाया गया होगा, है ना। हमने कहा सर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, कितने लोग इसका जवाब देंगे एक बार कमेंट करें फटाफट बताइएगा। सलीम अली जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये आपकी कहाँ पर है साथी, तो आप कहेंगे सर सलीम अली है आपकी गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा है, यानी सर जो ऑप्शन आपका आ गया है वो आपका ए हो जाएगा, याद रखिए गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा, गोवा में आपका है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे, प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे सर वो आपके थे कौन, नोट कर लीजिएगा आपका जो आंसर है क्या है। चलिए बिल्कुल सही है, हमने कहा सर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है, और जब उपाध्यक्ष की बात हो रही है यानी सर जी बात हो रही है अनंत शयनम, यानी जो आपका आंसर है अनंत शयनम थे, ठीक है, मीरा कुमार न लगाइए, आपके दिमाग में लग रहा है मीरा कुमार लगा दे, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की हो रही है, यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अनंत शयनम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है, यानी सर 88 की अगर 85 की बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो सर जी हो जाएगा कि आर के जो षडमुखम चेट्टी, यानी सर जी ऑप्शन सी हो जाएगा, आर के षडमुखम चेट्टी ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर नागालैंड की आधिकारिक भाषा इनमें से क्या है, नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी है क्या, 86 नंबर दिया गया है, और 86 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो सर नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, क्या है, अंग्रेजी है, यानी जिसने जवाब दिया ए नंबर उसके खाते में मिल गए पूरे 1 नंबर, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी आपकी भाषा नागालैंड की है, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अच्छा मिजोरम की क्या भाई, ये मिजो जो आपकी है ना वो मिजोरम की है, ये जो आपकी है वो आपकी मिजोरम की है साथी, ये भी याद रखना है ताकि गलती आपको ना हो पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है साथी, ये बताना है कि मोतियों का जो द्वीप कहते हैं वो किसको कहते हैं। जवाब तो लगभग सभी का आना चाहिए, जवाब आ गया है, हमने कहा मोतियों का द्वीप है, कहा जाता है किसको, बहरीन को कहते हैं, यानी ये बहरीन कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहरीन इसका आंसर बिल्कुल है सही हो जाएगा, बहरीन, यानी द्वीपों का यह देश है जो प्राकृतिक है ना और 33 कृत्रिम द्वीपों से मिलकर बना है, यानी जो बहरीन आपका है ये 50 प्राकृतिक और साथ में 33 कृत्रिम द्वीपों को मिलाकर बना गया है, साथी याद रखना है ना। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था,
यहाँ पर आपसे कह रहा है साथी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, सर्वप्रथम जो दिया गया था वो भैया किसको दिया गया था, वो भी आपको हिंदी में दिया गया है। यानी सर 88 नंबर है, जवाब आ गया है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सुमित्रा नंदन पंत है, यानी जो पंत जवाब आ गया है बिल्कुल सही है, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको, यानी यहाँ पर ये पूछ लिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक, यहाँ पर देखो हिंदी दिया है। और अगर मैं ये बोल देते कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, महिला थी आशापूर्णा देवी। तो भैया पहली अगर महिला लगा देता है, पहली अगर आपसे महिला लगा देता है तो पहली महिला आपकी आशापूर्णा देवी थी, क्योंकि सर जी सुमित्रा नंदन पंत ये आपके क्या है, ये भैया पुरुष हैं, महिला नहीं है, दिमाग न लगाइएगा। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है सर भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 89 नंबर आप झोंक दीजिए सर, 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, और सर जी एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले, यानी सर जी आप कहेंगे सर 25 जनवरी 1950 को हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 26 जनवरी नहीं लगाना है, 26 जनवरी नहीं लगाना है, आपको लगाना है 25 जनवरी। तो साथ ही आपका आंसर ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। तो आप बताइएगा साथी कि भारत में अभी तक, है ना, इस राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, और सर जी नहीं बनी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 90 का जो जवाब है वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नोट करिएगा सर, ये आपका महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र में देखा जाए तो अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बनी है, साथी याद रखना है। ऑप्शन आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं कि प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा कि राइट क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिलीप जोशी जी का 77 वर्ष में निधन हो गया है, ये किस खेल से जुड़े थे। तो दिलीप जोशी हैं, इनका संबंध जो आपका है सर वो क्रिकेट से रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिकेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता की घोषणा किया है, बताइएगा। यानी कि ये ऐसा भारतीय राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता की घोषणा किया है। 93 नंबर आपसे पूछा गया है। हमने आपको बताया था सर अगर पूर्ण रूप से डिजिटल लगा देता है ना भैया, पूर्ण रूप से अगर आपका आ गया, यानी केरल तो आपका था ही, यहाँ पर आपका पूर्ण साक्षर है, और अभी हाल ही में गोवा में भी डिजिटल तरीके से आपका हो गया है। तो सर जी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, त्रिपुरा है। नोट करिएगा, गलती नहीं करना है, ये सर जी त्रिपुरा है, याद रखना। 93 का ऑप्शन है, ये सी हो जाएगा, त्रिपुरा। नोट करिएगा, ये घटना चक्र टो सीरीज में भी हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था। यहाँ पर देखो दिया गया है कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियंस का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियंस है, और आयोजन हुआ है सर कहाँ पर है, तो आयोजन हुआ है आपके थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ढेर सारे द्वीपों का समूह है जो आपका थाईलैंड है। यानी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस इनमें से कौन सा है। मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस पूछा गया है, और सर ये जो आपका है अल उदीद एयर बेस जो आपकी कतर में है। यानी आपका जो आंसर बनेगा कि अल उदीद एयर बेस कतर, ये यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तैराकी दिवस कब मनाया गया है। सर जी जो तैराकी दिवस मनाया गया है ये कब मनाया गया है, तो नोट कर लीजिएगा और छाप लीजिएगा सर, 24 जून को मनाया गया है, आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है कि किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेडिट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो आपके सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है, यानी सर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। अगला है किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं, यानी राज्यवार यहाँ पर शुरू किया गया है, यानी देखा जाए बजाज आलियांज के द्वारा शुरू की गई हैं। किसके द्वारा, बजाज आलियांज के द्वारा भारत में पहली बार राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। सर 98 का ऑप्शन आपका बनेगा, वो सी हो जाएगा। राधे राधे भैया। यहाँ पर देखो दिया है कि शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें आपकी शुरू की गई हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन चलित बसें आपको देखने को मिलेंगी। सर ये आपका है कौन, ले है, जहाँ पर हाइड्रोजन से चलेंगी आपकी बसें। हाल ही में यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने वाली है, लखनऊ में बन रही है हाइड्रोजन ट्रेन वाला इंजन, है ना। जल्दी आपकी पटरी पर दौड़ेगा हाइड्रोजन से रिलेटेड आपकी जो होंगी क्या, यहाँ पर आपकी ट्रेन, तो आपकी लखनऊ बन रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जो पहली हाइड्रोजन चलित बसें हैं वो आपके ले हैं। अगला दिया है कि किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
यानी सर 100 की बात करते हैं, किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सर जी बहुत ऑनलाइन खरीदते हैं कौन? तो आपकी उत्तर प्रदेश में इतनी जनता ही है, इतनी जनता है कि एक एक भी खरीदेगी ना तो भी लगेगा बहुत खरीद लिया है। तो सर जी उत्तर प्रदेश हर काम में आपका आगे है, यानी सर ये उत्तर प्रदेश है जो सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। आइएगा अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपके सामने है जो हमारी क्लास में लास्ट का होता है स्पेशल डोज, और ये स्पेशल डोज आपको डेली आपको पढ़ना है, हमारी क्लास के अंत में आपको जरूर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अंगूठों को आराम देना है, बस आपके अपने कानों के एक्टिव कर लेना है। आपको फटाफट हम आपको बताएंगे, है ना। तो तब तक आप लोगों में से जो भी साथी यहाँ पर सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो अब सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम के लिए, है ना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। तो देखिए भैया कह रहा है पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? ये बार बार क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सर पेंसिल में जो आपका लिखा जाता है भाग ग्रेफाइट होता है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट को उड़ाने के लिए तरल हाइड्रोजन का आपका ईंधन होगा सर, ईंधन आपका है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन है? तो तरल हाइड्रोजन आपका होता है। ग्लूकोमा बीमारी का जो मानव शरीर में है ये किस अंग से संबंधित है? ये क्वेश्चन बार बार बनेगा। तो ग्लूकोमा बीमारी का संबंध आपके आंख से है, साथ ही याद रखना है। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? तो सर जी याद रखना है, रंगीन टेलीविजन में आपकी जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 रंगों का ही प्रयोग होता है, नीले रंग का प्रयोग नहीं होता है, मात्र 3 रंगों का ही प्रयोग होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे हृदय का औसत वजन लगभग जो होता है वो 340 ग्राम होता है। त्वचा का रंग जो होता है किसके कारण है? तो हमने कहा था मेलानिन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होती है तो आपकी बॉडी ज्यादा सौंधी होगी, मेलानिन की मात्रा जितना कम होगी आपकी बॉडी ज्यादा ही गोरी होगी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सर जी अंग पूछा गया है, यहाँ पर अंग पूछा है और अंग पूछा है तो आपको त्वचा देना है। क्या देना है? त्वचा देना है, साथ ही याद रखना है। ठीक है ना। और ग्रंथि पूछ लेता तब आप लोग यकृत में जाते। ठीक है, ग्रंथि पूछता तब लोग यकृत में जाते। सर ये अंग पूछा है, यानी आपकी त्वचा है, पूरी बॉडी की त्वचा निकाल के देख लीजिएगा, तौल कर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा त्वचा ही निकलेगी। सर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो सर आपका होता क्या है? तो आप कहेंगे सर स्कर्वी अम्ल होता है, यानी सर जवाब हो गया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला होता है। क्या होता है सर? आंवला होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 350 लेके 1350 से लेके 1400 ग्राम होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? सर जी 8 हड्डियां होती हैं। अगला दिया गया है सर LIC का मुख्यालय कहां पर है? LIC का मुख्यालय कहां पर है? तो आपकी मुंबई में है। अगर SBI के मुख्यालय पूछे सर जी आपके मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय पूछे तो आपको मुंबई है। यहाँ पर आपसे पूछे सर RRB का पूछा गया है तो सर RRB का मुख्यालय आपके लखनऊ में है। PNB का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। IDBI का सर जी मुंबई में है। RBI का सर मुंबई में है। HDFC का आपका मुंबई में है, और भैया ICI का क्या है? मुंबई में है। तो सर जी ये लखनऊ में काहे का है? लखनऊ में कौन से बैंक का मुख्यालय? एक बार कमेंट करिएगा जल्दी से। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे आ गया है, कह रहे सिंधु सभ्यता में, कह रहा है सर सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। सर जी आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता थे आपके इंद्र थे। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता में तांबे को लोहित अयस्क कहते थे, लोहित अयस्क कहते थे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सर जी सत्यमेव जयते लिया गया है आपकी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर योग दर्शन जो आपका दिया है वो आपके प्रवर्तक कौन है? आपके पतंजलि हो जाएंगे। यानी सर जी अगला दिया गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपकी कपिल हो जाएंगे। सर यहाँ पर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपकी गौतम है। हाँ, सिडबी का मुख्यालय आपके लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सर जी RR क्या होता है? एक बार कमेंट करिएगा चेक करके। कह रहे सर जी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आप कहेंगे सर गौतम ऋषि हो जाएंगे। सर पूर्व मीमांसा जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पूर्व में मीमांसा, यानी सर ये जैमिनी है। महाभारत का पुराना नाम पूछा जाता है तो महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। क्या हो जाएगा? जय संहिता। सर जी महाभारत के रचयिता का नाम बताना है तो महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे हम जब फ्री होते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पे ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं साथी, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। तो वहां पर हम आपको इस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं जैसे फ्री होते हैं। आपको करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं वो भी आपको भेज देते हैं, वहां भी रिवीजन कर सकते हैं। देखो हमने कहा सर जय जवान जय किसान यानी लाल बहादुर शास्त्री है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। क्या होता है? हीरा होता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो सर ये रजिया सुल्तान थी, याद रखना है रजिया सुल्तान।
कह रहा है सर जी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू गाढ़वी नास्टिन आपकी हो जाएगी। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या होता है? सर ये बैसाखी होती है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम बताना है। सर ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट को भेजा गया था। मॉडल पेपर में हमने आपको सॉल्व भी कराया है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आपकी जलवायु है, यानी यहाँ पर जो आपके पेड़ पौधे होंगे वो आपके कैसे होंगे? तो यहाँ पर सदाबहार आपके कुछ होते हैं लेकिन उष्णकटिबंधीय में होंगे, और सर जी आपके पर्णपाती होंगे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? सर आपके रेटिना में बनता है। संविधान किसने लिखा? तो भैया संविधान किसने लिखा? डायरेक्ट बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वैसे देखा जाए तो बहुत लोग उसमें थे शामिल। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। लागू हुआ था आपके कब? तो आपके जनवरी में हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन चेक कर लें। 92 नंबर में क्या है भाई? चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान बनने में लगभग समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान बनने में खर्चा लगा लगभग 63,96,325 रुपया। संविधान में हस्ताक्षरों की संख्या, यानी जब अंतिम दिन लागू हुआ तब 284 लोगों ने उसमें सिग्नेचर किया था। संविधान में कुल शब्दों की संख्या लगभग 1,17,369 आपकी है। यहाँ पर देखो संविधान की कुल पेजों की संख्या पूछे तो 234 आपकी है। संविधान की जो पुस्तक है भैया यहाँ पर वजन आपका लगभग 13 किलो है। और अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, यानी अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर जो दिया गया है क्या है देखो दिया गया है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सर जी 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। सूरत अधिवेशन आपकी 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था। लखनऊ पैक्ट आपका कब आया? 1916 में। सीधा मिलान करने के लिए आएंगे। रोलेट एक्ट आपकी 1919 में। मंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका 1919 में। जलियांवाला कांड आपकी 1919 में। इनकी डेट आपको याद रखना है। यहाँ पर अगला है खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन आपके 20 में। चौरी चौरा कांड आपके 22 में। साइमन कमीशन 28 में। दांडी मार्च आपके 30 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में। गांधी समझौता आपके 1931 में। पूना पैक्ट हुआ था 32 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 में। भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है ना, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 47 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति मिली 1947 में। कह रहे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप पूछे कि अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से जानना है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय, दोस्तों ये लगा दिया गया भारतीय। क्या लगा दिया गया है? भारतीय लगा दिया है। तब आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। और इसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका ये कह सकते हैं गवर्नर का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हम 2 बार रिपीट करते हैं, हर एक शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में रट जाए। आप मोबाइल रख के खाना बना रहे होंगे तो भी आपके दिमाग में घुसता रहेगा कि नहीं, हाँ 2 बार शब्द रिपीट करने में आपको तैयार हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला दिया गया है प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला आपसे दिया गया है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन थे? तो यहाँ पर आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। और अगला आपसे देखो दिया गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री, तो दोस्तों याद रखिएगा ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने 1950 में ही मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वासुदेव, क्या गणेश वासुदेव अर्थात जीवी मौलंकर जिन्हें कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष
कौन है? तो आपके याद रखिएगा CM अनंत सेनम अयंगर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखिएगा हीरालाल जेकानिया, ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर बोलते चलिएगा, है ना, ध्यान आपका यहीं पर बना रहेगा। देखो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मॉडल पेपर में बिल्कुल छुट्टा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर मतलब जबान में रटे हुए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से निकलेंगे। यहाँ पर देखो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तयाबजी हो जाएंगे। और अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय में से कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आपके 1913 में मिले थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था। यहाँ पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न दिया गया, याद रखिए यहाँ पर दिया गया है भारत रत्न, तो भारत रत्न दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक, तो दोस्तों प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, है ना, हमें भी मोटिवेट बनाइएगा, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका फर्ज होता है वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मोटिवेट जरूर करते रहेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि प्रथम वैज्ञानिक, दोस्तों याद रखिए नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था, ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन, है ना, याद रखिए रमन इफेक्ट के लिए जो कि भौतिक शास्त्र में दिया गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड, क्या दिया है? रमन, यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय, ये कौन है? तो आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए जो कि आचार्य विनोबा भावे, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय गोल्डन, क्या दिया है? प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से ये सम्मानित आपके कौन है? तो आपके AR रहमान हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलयालम के हैं, और मलयालम के दोस्तों याद रखिएगा जी शंकर कुरूप, क्या हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। ठीक है, दिया गया है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये आपके भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला है प्रथम भारतीय नौसेना के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये है आपके एडमिरल, क्योंकि नौसेना में क्या लगाते हैं? एडमिरल लगाते हैं, और थल सेना में फील्ड लगाते हैं, वायुसेना में एयर लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कटारी हो जाएंगे एडमिरल रामदास कटारी। अगला दिया गया है कि प्रथम फील्ड मार्शल, दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल ये है जनरल मानिक शाह हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन, क्या हो जाएगा? मिहिर सेन हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? याद रखिए दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये आपके कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके सुशील कुमार जो कि कुश्ती में है, 2008 में कांस्य पदक जीते थे, और 2012 में दोस्तों याद रखिए रजत पदक जीता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता, तो दोस्तों मतलब व्यक्तिगत मतलब सिंगल, है ना, ये आपके रहे हैं दोस्तों याद रखिए जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभिनव बिरिंदा, जो कि 10 मीटर एयर राइफल 2008 में जीता था दोस्तों। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस और प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला ये प्रथम व्यक्ति है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, है ना, जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? देखिए कह रहा है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, याद रखिए भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा ड्वाइट डी आइजनहावर, जो कि 1959 में आए थे, है ना। अब ओबामा और वगैरह मत लगा देना, ठीक है ना, जो ऑप्शन लगा दो। यहाँ पर दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है निकोलाई ए बल्गारिन, कौन है? बल्गारिन। अगला है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा, ये प्रथम भारतीय पायलट रहे हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, दोस्तों भारत भ्रमण
भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री ये कौन था? फायान था। कौन? फायान था। और अगला दिया गया है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिए विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन है? ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेन सिंह। डॉक्टर नगेन सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए थे, ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन थे? तो एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय थे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? तो ये आपके हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी हो जाएगा। और अगला है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोस्तों कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और अगला आप देखो यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रसिद्ध आपके खेल। देखो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम में देव जी के ट्रिक, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ दी जाती है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, पीडीएफ पढ़ना है, रिवीजन करना है और लिंक के माध्यम से वीडियो को लगातार देखते रहना है। देखो यहाँ पर देखिए भारत एवं विश्व के खेल क्या है। भारत का पूछे तो भारत का खेल क्या है? आप कहेंगे हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अगर पूछे मलेशिया का क्या है तो मलेशिया क्या है? आपका बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। और स्पेन का क्या है? तो स्पेन का है सांड युद्ध। याद रखिए स्पेन का क्या है? तो सांड युद्ध हो जाएगा। और जापान का पूछो तो जापान का हो जाएगा जूडो कुश्ती, है ना? क्या? कुश्ती हो जाएगा। कनाडा के पूछे तो कनाडा में दोस्तों याद रखिए दो प्रकार के होते हैं, शीत ऋतु में आइस हॉकी होती है और ग्रीष्म ऋतु में होता है ला क्रोसो। क्या होता है? ला क्रोसे होता है। याद रखिए दो खेल होते हैं आपके कनाडा में, जो पूछा जाए वो बताना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। इंडोनेशिया का क्या है? तो इंडोनेशिया क्या है? खेल याद रखिए बैडमिंटन है। ब्राजील का पूछता है तो ब्राजील का क्या हो जाएगा? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है और बहुत बार या अधिकतम ये जीती भी है। बांग्लादेश का दोस्तों क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश कबड्डी। यूएसए क्या है? तो बेसबॉल, है ना? और बेसबॉल में दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और यहाँ पर दिया भारत, भारत का आपका हॉकी हो जाएगा। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। फ्रांस क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और इंग्लैंड के पूछता है तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। अगला दिया गया है पाकिस्तान, तो दोस्तों पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। और भूटान का क्या हो जाएगा? तो भूटान का है दोस्तों तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। अगला स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है रूस का, बताइएगा रूस का। रूस का क्या हो जाएगा? तो रूस का हो जाएगा फुटबॉल और शतरंज। फुटबॉल और शतरंज हो जाएगा। नेपाल, श्रीलंका का क्या है? तो श्रीलंका का हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का क्या है? तो नेपाल का है दोस्तों यहाँ पर वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का वॉलीबॉल हो जाएगा। आपको ये टेलीग्राम पे आपको भेज देते हैं, तो टेलीग्राम से भी आप इनका रिवीजन और अच्छी तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगली क्लास जो हमारी है वो स्पेशल डोज है। हमने आपको बताया है कि सर जी आप स्पेशल डोज में जरूर आइएगा। बाकी हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ करें और बेहतर तैयारी और बेहतर अच्छे नोट्सों से भी कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो 4 ऑप्शन के साथ इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, वन लाइनर से भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, टेस्ट रील लगा सकते हैं, वन लाइनर नोट से पढ़ सकते हैं, हैंड राइटिंग से पढ़ सकते हैं, टाइपिंग से पढ़ सकते हैं। यानी वो हमने सुविधा किया है जिससे आपका मन करे आप उससे पढ़ लीजिएगा। जाहे से आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आप ऐसे पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है, डायरेक्ट एग्जाम में खोपड़ी में छेद नहीं, पेपर में ही छेद कर देंगे। ठीक है ना सर? तो आइएगा अगली क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। अगली क्लास स्पेशल डोज है, यानी वही क्लास आपकी है जो आपको बेहतर बनाएगी। यानी अगर आप कहोगे सर जीके में हम पूरे के पूरे नंबर लाएंगे, तो सर आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं अगर जीके की क्लास ये वाली अगर आप लेते हैं तो। ठीक है।